ओके। सो नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन है, लर्निंग है, वो है ऑटो स्केलिंग के ऊपर। राइट, तो हमने जो कल सीखा है वो सीखा है ट्रैफिक को मैनेज कर। राइट, यानी कि बाहर से अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो आप अपने इन्वायरमेंट में वो ट्रैफिक कैसे मैनेज करोगे। राइट, तो आपका कल का सीखने का फोकस ये था कि हम ट्रैफिक को कैसे मैनेज करें। राइट, ट्रैफिक को यानी कि लोड को, यानी कि रिक्वेस्ट को आप कैसे मैनेज करोगे। राइट, हाउ टू मैनेज। तो हमने ये सीखा कि ये एक सर्विस है जिसे हम बोलते हैं ईएलबी, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, जो कि एडब्ल्यूएस की एक सर्विस है जो हमारे को ट्रैफिक मैनेज करके देगी। राइट, उसको मैनेज करने के लिए हमारे को बस ये नीड है कि एक से ज्यादा हमें सर्विसेज यानी एक से ज्यादा हमें इंस्टेंस रखना है। राइट, तो इस सर्विस में आपने सीखा कि अगर हमें कोई भी चीज 24 घंटे चलानी है, अगर उस 24 घंटे के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी सर्वर में कुछ इशू आ जाए, किसी सर्वर में हैंग हो जाए, तो हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि कभी कोई इशू आ जाए तो वो इशू की वजह से आपका एप्लीकेशन डाउन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे लोड बैलेंसर ने ये सिखाया कि आपको कम से कम अपने एनवायरनमेंट में दो सर्वर रखने हैं, ताकि कोई एक सर्वर अगर ओवर यूटिलाइज होता है, क्रैश हो जाता है, इशू आ जाता है, तो आपकी चीज चलती रहे। और वो चीज चलाने के लिए आपको एक सर्विस की जरूरत है जिसे लोड बैलेंसिंग में ऐड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये सीखा कि आपको ये सर्विस करने के बाद सिक्योरिटी भी मिलती है, परफॉर्मेंस भी मिलती है, आपका एनवायरनमेंट स्ट्रांग हो जाता है, आप ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हो और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो इस सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के बाद। ठीक है, तो ये सर्विस आपको कहीं ना कहीं रियलिटी में इन्वायरमेंट वाइज प्रोडक्शन के लिए, बिजनेस के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट सर्विस है और ये काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जिसमें आप रूलिंग कर सकते हो, कंडीशनिंग कर सकते हो, ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हो, अपनी इन्वायरमेंट की परफॉर्मेंस को देख सकते हो, आप यहाँ पे बहुत सारे काम को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात रही लोड बैलेंसिंग की। ठीक है, लोड बैलेंसिंग क्या कर रहा है, आपका आने वाले ट्रैफिक को आप उसको मैनेज कर रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हो, उसको बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, बट ठीक है, ये आने वाली चीज को आप मैनेज कर रहे हो। जब आने वाली चीज मैनेज कर रहे हो, राइट, तो जब आने वाली चीज ज्यादा हो सकती है, मान लो ट्रैफिक या लोड या बैलेंस या रिक्वेस्ट आपके नेटवर्क में, कल मैंने बोला कि 1000 आ रहा है और आपने 1000 रिक्वेस्ट को ही समझ के, प्लानिंग करके अपना इंफ्रा बनाया है, इन्वायरमेंट बनाया है, मान लो वन सर्वर के साथ। ठीक है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। राइट, अब जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इस इन्वायरमेंट के साथ, वो इन्वायरमेंट आपके लिए इनफ है, मतलब आपके लिए वो इन्वायरमेंट जो है वो इनफ है। ठीक है, क्या होगा अगर आपका रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे 10,000 हो जाए। ठीक है, तो देखो, ये 1000 से 10,000 हो गया तो आपने इसको, आने वाली चीज को कंट्रोल तो कर लिया, वेटिंग लिस्ट में तो लगा दी, सोफे पे बिठा दिया, क्यू में लगा दिया, बट वो अल्टीमेटली जाएगा तो उसी के पास ना जिसको इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देना है। राइट, तो जिसको रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देना है वो एक्चुअली आपका क्या करेगा, ये तो आपने आती हुई चीज को लोड बैलेंसर को दे दिया। ठीक है, पर उसका क्या करें जिसने इस काम को एग्जीक्यूट करना है। यानी कि आपके पास इस तरह से एनवायरनमेंट है, यानी कि मैं अगर बोलूं तो
एक सेकंड देना मुझे। तो आपके पास अभी के डेट में इस तरह का एनवायरनमेंट है, राइट? इस तरह का एनवायरनमेंट आप लेके चल रहे हो, बट इस एनवायरनमेंट में आपके पास जो ये सर्वर है, ये मान के चलो एक ही है, ये मान के चलो एक या दो है। ठीक है, लोड बैलेंसर क्या कहता है? कम से कम मेरे पास, मेरे को दो वर्कर तो दो, राइट? ये क्या कहता है आपको टारगेट ग्रुप कि भाई आपने मेरे को अगर एक ही वर्कर दे दिया तो मैं क्या ही करूंगा, मैं तो जो भी काम आएगा उस वर्कर को दे दूंगा। यानी कि अगर इसके पास एक ही वर्कर होता तो ये इसको काम दे देता है। तो ये कहता है कि अगर किसी ट्रैफिक को, आने वाली रिक्वेस्ट को आपको कंट्रोल करना है तो एटलीस्ट मेरे को दो वर्कर तो दो, ताकि जो भी काम आएगा मैं आधा आधा बांट दूंगा, राइट? तो ये तो कहानी हो गई लोड बैलेंसर के लिए। बट कहानी ऑटो स्केलिंग जो है, जो ऑटो स्केलिंग बोलता है कि मेरे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में रिक्वेस्ट आएगी, भाई वो भी तो एक सर्वर ही है ना, वो भी एक इंसानी है, वो भी एक एग्जीक्यूटर है, वो भी एक वर्कर है, उसका भी यूटिलाइजेशन ज्यादा जा सकता है, राइट? उसका भी यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है? ज्यादा जा सकता है। तो आप उस इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज करोगे? यानी कि ये इंस्टेंस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, तो ये इंस्टेंस भी, इनका भी यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। यानी कि ये सीपीयू, इनका मेमोरी, इनका सीपीयू ऐसी कंडीशन में भी पहुंच सकता है जहां पे 1,000 रिक्वेस्ट की जगह अगर 10,000 रिक्वेस्ट आ जाती है तो आपके दोनों जो वर्कर हैं, यानी कि इंस्टेंस हैं, वो 99% पे जा सकते हैं, हैंग हो सकता है आपका एप्लीकेशन, जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्स करना बंद कर सकती है, ये चांसेस हो सकता है, राइट? तो इस चीज को दूर करने के लिए जो सॉल्यूशन अपनाया गया, जिस चीज को अडॉप्ट किया गया, वो चीज कहलाई कि ऐसे आने वाले इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे मैनेज करें, राइट? यानी कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारी जो ट्रैफिक है, उसको हम लोग कैसे मैनेज करें, राइट? तो इस चीज को दूर करने के लिए, इस चीज को समझने के लिए जो सॉल्यूशन निकाला गया, वो ये निकाला गया, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा इन्वायरमेंट जब मुझे ज्यादा की जरूरत हो, जब मुझे ज्यादा वर्कर की जरूरत हो, तो मेरा इन्वायरमेंट बढ़ जाए? क्या हो जाए? बढ़ जाए। यानी कि मेरे इन्वायरमेंट में वर्कर जो हैं, अगर मुझे ज्यादा वर्कर की जरूरत है तो वो अपने आप आ जाए, मुझे बनाना ना पड़े, मुझे क्रिएट ना करना पड़े, अपने आप मेरा नया वर्कर जो है मेरे पास आके जुड़ जाए, राइट? तो ऐसी कोई चीज जिसमें आप अपने वर्कर्स को बढ़ा सकते हो, राइट? यानी कि आपको कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी मिल जाए जिसमें आप अपने वर्कर्स को बढ़ा सकते हो, ऐसे फंक्शनैलिटी आपके पास मिल जाए, तो आपका काम कैसा हो जाएगा, राइट? ऐसा सोच के देखो कि आपके पास ज्यादा काम आए तो आपके पास ज्यादा वर्कर अपने आप आ जाए उस दिन, और कम काम हो तो आपके वर्कर कम हो। तो ऐसा अगर अपने आप हो सकता हो तो कैसा होगा? कैसा होगा? सोच के देखो। इस चीज को जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, आप अपने इन्वायरमेंट में इस चीज को पॉसिबल कर सकते हो बाय यूजिंग AWS की सर्विस, जो कि क्या कहलाती है? ऑटो स्केलिंग।
राइट। सो ऑटो स्केलिंग के फीचर को आप यूज करके आप अपने इन्वायरमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना हो या फिर डिक्रीज करना हो, आप ये वाला जो काम है वो इस सर्विस के थ्रू कर सकते हैं, राइट। तो इस वाली जो इंस्टेंस की नंबर्स हैं, अभी यहाँ पे दो है, राइट, यहाँ पे दो है। अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा ट्रैफिक आए तो मेरे इंस्टेंस 2 से 4 हो जाए, यानी कि दो और जुड़ जाएं। और अगर ये रिक्वेस्ट जो 10,000 आई थी, अगर ये 500 पे पहुंच जाए तो ये सर्वर भी चला जाए, ये सर्वर भी चला जाए, ये सर्वर भी चला जाए, और अब बढ़े रिक्वेस्ट तो ये सारे सर्वर आपके वापस आ जाए। ठीक है। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट बढ़े आपके सर्वर्स बढ़ जाए, और जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कम हो ये वर्कर कम हो जाए? क्योंकि हर बार आपके वर्कर अगर बढ़ते ही जाएंगे तो आपकी बिलिंग बढ़ती जाएगी। तो ऑटो स्केलिंग एक सॉल्यूशन है जो कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करती है। देखो हम यहाँ पे ऑटोमेशन सीख रहे हैं। अभी नेक्स्ट 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 मैनुअल 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 काम करना धीरे 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 हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है। अब हम थोड़ा सा अपने आप को एडवांस कर रहे हैं। जैसे हमने ईएलबी पढ़ा, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, पढ़ा समझा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लोड बैलेंसिंग है, और अगेन लोड बैलेंसिंग के बाद जो नेक्स्ट ऑटोमेशन आता है वो आता है आपका ऑटो स्केलिंग। सो ऑटो स्केलिंग एक ऐसी सर्विस है जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज कर देगा और डिक्रीज कर सकता है, यानी कि स्केल कर सकता है, राइट। स्केलिंग मतलब बढ़ाना, राइट, और डाउन स्केलिंग मतलब घटाना। इस चीज को ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट 1000 आ रही है आपके वेबसाइट पे, 1000 लोगों ने आपका वेबसाइट एक्सेस किया, तो उसके लिए एक सर्वर बहुत है। पर जैसे ही वो रिक्वेस्ट 5000 पे गई, आपको एक और सर्वर लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने paytm.com खोला, मेरे जैसे 1000 लोगों ने paytm.com खोला होगा। तो पीछे जो paytm.com का जो ऐप सर्वर है, वो ऐप सर्वर 1000 लोगों के लिए इनफ है। कितने लगे हैं? दो। पर जैसे ही 9 बजेगा, 10 बजेगा, क्या 1000 लोग ही पेटीएम को एक्सेस करेंगे? हो सकता है वो नंबर जो है वो 10,000 पहुंच जाए। तो 10,000 लोगों के लिए क्या वो दो सर्वर जो पीछे पेटीएम ने लगाए हैं वो इनफ है? नहीं, वो 2 से 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए। वो चीज अपने आप हो, आपको मैनुअली सर्वर को बढ़ाना ना पड़े, मैनुअली सर्वर को घटाना ना पड़े। वो चीज रिक्वेस्ट के बेस पे अपने आप क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे एक कंडीशंस होती है, जब आप अपने एनवायरनमेंट को बढ़ाते हो या घटाते हो तो आप किसी मेट्रिक्स को यूज करते हो, किसी यूटिलाइजेशन को फिगर आउट करते हो, किसी रिसोर्स को मॉनिटर करते हो। तो आप यूटिलाइजेशन के बेस पे, तो हमारा बेसिकली यूटिलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? हमारा अगर सीपीयू हाई जाएगा तो वो ये दिखाता है कि हमारी सर्विस जो है, यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ रही है। तो सीपीयू की कंडीशंस पे आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर कर सकते हो, और सीपीयू के कंडीशंस पे आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हो। ठीक है। सो सीपीयू अगर आप मॉनिटर करोगे कि अगर आपका सीपीयू जितना परसेंट भी हो, 50% हो, 60% हो, अगर आप चाहते हो कि 50 या 60% पे जैसे ही आपका सीपीयू पहुंचे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाए? अपग्रेड, यानी कि एक और नया ऐप सर्वर आ जाए। क्या आ जाए? एक और नया ऐप सर्वर आपके पास आ जाए।
तो जो भी आप नया सर्वर लेके आओगे, तो ध्यान देना, हमारी किसी भी इन्वायरमेंट में ना दो तरह की चीज होती है। एक होता है ऐप और एक होता है हमारा डीबी। ठीक है। ये जो ऐप होता है, इसमें कॉमन टेम्पलेटिंग होती है। राइट। कॉमन टेम्पलेटिंग का मतलब इसमें एक स्टैटिक चीज पड़ी होती है, एक फिक्स चीज पड़ी होती है, जो आपके एक सर्वर में भी वही होगी, दो सर्वर में भी वही होगी, तीन सर्वर में भी वही होगी। जैसे आप paytm.com खोलते हो, जो भी खोलेगा उसको सेम पेज मिलेगा, मैं खोलूं आप खोलो। राइट। इसका मतलब ऐप सर्वर जो होता है एक तरह से एक डिस्प्ले होता है, एक रिसेप्शन पेज होता है, एक कंटेंट पेज होता है, एक वेलकम पेज होता है। ठीक है। तो ऐप सर्वर जो है आपके लिए एक तरह से फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। जो भी पहली बार आपकी साइट को एक्सेस करेगा, आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, उसको जो पहला पेज दिखाया जाएगा, वो पेज जो है वो आपके एप्लीकेशन या ऐप सर्वर से लोड होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड, या इसको हम लोग बोलते हैं ऐप। ठीक है। जो पहली बार चीज लोड होगी, उसके बाद जो डीबी है आपका, जैसे आप किसी एप्लीकेशन में लॉगिन करते होंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना जीमेल आईडी, अपना फोन नंबर, अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड, और जैसे ही आप लॉगिन करते हो, वो लॉगिन का इंफॉर्मेशन डेटा कहीं ना कहीं जाके वैलिडेट होता है। वैलिडेट होता है, फिर आपको वो लॉगिन करके देता है आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी प्रोफाइल, आपके ट्रांजैक्शंस वगैरह वगैरह, सब कुछ वो दिखाता है। कहाँ से लेके आता है? किसी न किसी डेटा से लेके आता है। वो डेटा क्या होता है? डेटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड। ठीक है। सो जो फ्रंट एंड होता है, उसकी आप बहुत सारी, मतलब उस बॉक्स को आप उसकी कॉपी बना सकते हो, यानी कि एक कॉपी बना के रख सकते हो, दो कॉपी बना के रख सकते हो, तो आप उसकी एक क्लोन बना के रख सकते हो। राइट। तो आपको एक सर्वर की जरूरत है, तो आपने वो चलाया, एक और सर्वर की जरूरत है, तो आपने जो क्लोन बनाया है, वो क्लोन से वो सर्वर लॉन्च हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, और दो सर्वर हो सकते हैं। ठीक है। लोड थोड़ा और बढ़ गया, आपने एक और सर्वर ले लिया। लोड थोड़ा और बढ़ गया, आपने एक और सर्वर ले लिया। तो आप देख रहे हो, आप एक एक करके सर्वर को बढ़ाते जा रहे हो लाइन में, यानी कि ये लाइन आपकी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह की स्केलिंग जो होती है आपकी, उस स्केलिंग को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे लिए एक तरह से क्या स्केलिंग है? हॉरिजेंटल स्केलिंग। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल स्केलिंग। ठीक है। सो जब आप लाइन में चीजों को ऐड कर दे जाओ, तो ये आपके लिए हॉरिजेंटल स्केलिंग है। राइट। एच मीन्स सिमिलर वे में एक एक सर्वर आपके एनवायरनमेंट में ऐड होता जा रहा है। ठीक है। तो ये है आपकी हॉरिजेंटल स्केलिंग। ठीक है। जब आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो, पर वो चीज क्या है आपकी? बैकएंड डेटाबेस। अब डेटाबेस जो होती है, वो टेबलों पे काम करती हैं। तो जिस चीज को भी आप बढ़ा सकते हो, पर वो चीज आपकी अभी ऐसी है, यानी कि डेटाबेस का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर डेटाबेस मेरा इतना साइज का है, और इसको मुझे बढ़ाना हो, पर इसको बढ़ाने से पहले मुझे क्या करना हो? इसको स्टॉप करना पड़ जाए। राइट। डीबी है, ये डेटाबेस है, इसको स्टॉप करना पड़ेगा, और स्टॉप करके इस साइज को मुझे बड़ा करना पड़े इस तरह से। राइट। सो ये जो स्केलिंग कहलाएगी, जब स्टॉप करके आप उसमें स्केलिंग करते हो, वो स्केलिंग कहलाती है वर्टिकल। राइट। सो वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है आप इन्वायरमेंट को स्टॉप कर रहे हो, सिस्टम को स्टॉप कर रहे हो, और उसमें नंबर ऑफ सीपीयू, नंबर ऑफ मेमोरी को मैनुअली आप इंक्रीज कर रहे हो। तो ऐसे स्केलिंग आपके लिए वर्टिकल स्केलिंग कहलाएगी। ठीक है। सो आपके फ्रंट एंड जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होते हैं, यानी कि आप अपनी इमेज से नया सर्वर लेके आते हो, क्योंकि हर एक नए सर्वर में वो सेम चीज पड़ी होती है जो आपको चाहिए होती है। राइट।
वर्टिकल स्केलिंग डेटाबेस, डेटाबेस जो होता है वो फिक्स्ड होता है, डेटाबेस जो होता है इसीलिए हम उसको वर्टिकल करते हैं, यानी कि अगर हमें उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ गई तो उसे हमें स्टॉप करके इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है। अब इस केस में ऑटो स्केलिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास एक क्या होना चाहिए, जब आप इस चीज को करते हो तो आपके पास एक टेम्पलेट होना चाहिए, राइट। टेम्पलेट का मतलब आप जो नया सर्वर चाहते हो आपके स्केलिंग में आए उसका इमेज होना चाहिए, राइट। कौन सा इमेज आप यूज करोगे वो इमेज आपके पास होना चाहिए। और जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि हम यहाँ पे दो चीज यूज करते हैं, पहला जो है आपका टेम्पलेट, और दूसरा जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं कि इस टेम्पलेट को किस कॉन्फ़िगरेशन पे चलाया जाए। जो नया सर्वर आए वो किस कॉन्फ़िगरेशन का हो, उसमें कितनी सीपीयू हो, कितना मेमोरी हो, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िग, राइट। कॉन्फ़िग का मतलब आप ऑटो स्केलिंग में जो सर्वर ला रहे हो, ऑटो स्केलिंग की हेल्प से जो सर्वर ला रहे हो उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन हो। तो एक जगह हमें टेम्पलेट की जरूरत होती है और दूसरी जगह हमें क्या जरूरत होती है, वो टेम्पलेट किस कॉन्फ़िगरेशन पे चलेगा वो भी हमें बताना होता है। ठीक है। सो ऑटो स्केलिंग में अगर आप इस चीज को देखोगे तो आपको अपना एनवायरनमेंट किस स्केल पे चलाना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन पे चलाना है, वो आपको ओवरऑल पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक तरह से आपका एनवायरनमेंट जो है वो रेडी होगा कब, जब आप उसकी टेम्पलेट को रेडी करोगे। टेम्पलेट को रेडी करने का मतलब क्या है कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो उसकी एक क्लोन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और वो क्लोन आप अपने पास लेके रखोगे, राइट। सो ऑटो स्केलिंग जब आप करते हो तो आप उस एनवायरनमेंट में कैसे परफॉर्म करोगे ऑटो स्केलिंग, उसकी एक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको बतानी पड़ती है कि आप अपने एनवायरनमेंट में कैसे प्लान कर रहे हो, कितने मिनिमम आप सर्वर चलाओगे, कितने मैक्सिमम सर्वर चलाओगे, कितनी आप डिजायर्ड मतलब सोच के चल रहे हो, कितना आप मैक्सिमम जा सकते हो। ये सारी चीजें आप पहले से डिसाइड कर सकते हो और ये डिसाइड करने से आपका एनवायरनमेंट कहीं हद तक बैलेंस रहता है, राइट। तो आप अपने एनवायरनमेंट कभी चाहोगे कि आपका वेबसाइट कभी बंद हो, रात को बंद हो, सुबह चालू हो जाए, सुबह बंद हो, रात को चालू हो जाए, ऐसा आप कभी भी प्लानिंग नहीं करते हो। इसीलिए आप ये सोच के चलते हो कि मुझे मिनिमम कितने सर्वर की जरूरत है, यानी कि मेरी साइट हमेशा चलती रहे तो मिनिमम मेरे को कितने सर्वर चलाने हैं उसकी प्लानिंग आप मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन में डाल सकते हो। कितना आप मैक्सिमम लेके जा सकते हो वो मैक्सिमम में डाल सकते हो, और कितना आप सोच के चल रहे हो कि इतना मुझे लेके चलना है वो डिजायर्ड में डाल सकते हो। ठीक है। सो ये जो दो चीजें हैं, टेम्पलेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशंस एंड ऑटो स्केलिंग का साइजिंग, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम एंड डिजायर्ड, ये दो चीजें जो है आपको लेके चलनी होती है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में। तब उसके बाद जो ये वाला इन्वायरमेंट है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इन्वायरमेंट में आप कभी भी नंबर्स ऑफ सर्वर्स को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हो। एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, आपका इन्वायरमेंट बेसिस ऑन कंडीशंस व्हाट, जो यूटिलाइजेशन है, राइट। ये वाला पार्ट को वो रीड करेगा, देखेगा कि अगर यूटिलाइजेशन नॉर्मल है तो वो सर्वर्स उतने ही रखेगा, देखेगा यूटिलाइजेशन अगर डाउन है तो इस सर्वर को ये हटा देगा, एक चार सर्वर है उसको तीन कर देगा, तीन है तो, और यूटिलाइजेशन डाउन है तो दो कर देगा। जैसे जैसे यूटिलाइजेशन नॉर्मल नीचे की तरफ जाएगा सर्वर हटते जाएंगे, और जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा सर्वर ऐड होते जाएंगे। पर मिन जो सर्वर ऐड होते जाएंगे वो इस मैक्सिमम से बाहर नहीं जाएंगे जो आप वैल्यू डालोगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे कल की डेट में हमने एक सर्वर को बनाया था, राइट। तो इसमें हमारा क्या था, एक सर्वर था जिसके अंदर हमारा वेबसाइट चल रहा था।
राइट। तो इस सर्वर को हम चलाते हैं दोबारा से। तो ये जैसे सर्वर चलेगा आपका, इस सर्वर के अंदर जो एप्लीकेशन है वो भी चल जाएगी। ठीक है। तो हमने कल ये एप्लीकेशन जो है वो चलाई थी किसके थ्रू? लोड बैलेंसर के थ्रू। तो लोड बैलेंसर में आते हैं। इस लोड बैलेंसर का एक नाम है, उस नाम को हम यहाँ पे हिट कर देते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। दिस इज माय वेबसाइट। अब हमें क्या करना है? ऑटो स्केलिंग सेटअप करना है। ठीक है। सो ऑटो स्केलिंग सेटअप में हमारे पास जो फीचर्स है वो ये कहता है कि अगर आपको ऑटो स्केलिंग करनी है, यानी कि आप अपने इन्वायरमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने आप बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, तो मेरा ये जो फीचर है ऑटो स्केलिंग, इसको यूज करो, वो यहीं पे है। ठीक है। तो देखो, हम इंस्टेंस पढ़ चुके हैं, थैंक यू। इमेज पढ़ चुके हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर पढ़ चुके हैं, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी पढ़ चुके हैं, लोड बैलेंसिंग पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास कौन सा, जैसे ही ये चीज आप करोगे, एक EC2 को आप अच्छे से क्लोज कर पाओगे। ठीक है। तो EC2 में आप अपनी एक्सपर्टीज को बिल्ड कर पाओगे। तो ऑटो स्केलिंग कहता है कि ऑटो स्केलिंग अगर आपको करना है, तो मेरे इन्वायरमेंट में आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपका एनवायरनमेंट कितने मिनिमम पे चलेगा, कितने मैक्सिमम पे चलेगा, और कितनी डिजायर्ड कैपेसिटी रखोगे। राइट। तो आपको पहले ग्रुपिंग करनी होगी जिसमें आप वैल्यूज डाल के रखोगे कि आपका एनवायरनमेंट किस सेटअप पे चलेगा। जैसे ही आप इन्वायरमेंट को सेटअप करोगे, वो कहेगा लॉन्च टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट बनाओ किसका? जो सर्वर आपको चाहिए। तो जो सर्वर मुझे चाहिए, मैं उसका क्या करूंगा? एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा। कैसे बनेगा? वो यहाँ पे दे रखा है उसने नीचे, टेम्पलेट बनाने के लिए। अब देखो, जैसे ही मैं टेम्पलेट बनाऊंगा, वो मेरे से पूछेगा क्या? कि उस सर्वर का AMI दो जो आपको चाहिए होगा। तो मेरे पास उस सर्वर का AMI तो है नहीं। राइट। मीन्स मेरे को उस सर्वर का सबसे पहले क्या लेना होगा? EMI लेना होगा। राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस इंस्टेंस जो मुझे ये सर्वर चाहिए होगा, इसका एक मुझे एक्शन में जाके एक इमेज अपने पास रखना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? गोल्डन इमेज ऐप। ठीक है। मुझे चाहिए, सर्वर मेरा रिबूट नहीं होना चाहिए बैकअप के दौरान, और मुझे इसका बैकअप फटाफट लेके दो। तो यहाँ पे क्रिएट इमेज। अब देखो, ये वाली जो AMI है, ये AMI मेरे ऐप सर्वर की कॉपी है। यानी कि ये AMI जो भी सेलेक्ट करेगा, मेरा ऐप सर्वर लॉन्च हो जाएगा। ठीक है। तो हम इस AMI का होने का वेट करेंगे, जब तक हम इधर आ जाते हैं लॉन्च टेम्पलेट में। यहाँ पे डाल देते हैं ASG टैम 1। ठीक है। वर्जन 1.0 डाल दो। कुछ भी डाल दो, यहाँ पे जरूरी नहीं है जो मैं डाल रहा हूँ वही डालो। हमें यहाँ पे एक इमेज की जरूरत है जो हमें चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे इमेज ले सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे, तो जैसे ही ये मेरा
इमेज जो है, ठीक है, गोल्डन इमेज अवेलेबल हो गया। तो आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे हाँ, एक क्वेश्चन था कुछ सा। हम्म ये एप्लीकेशन सर्वर के अंदर फंक्शनलिटी होती है टू आइडेंटिफाई लाइक द रिक्वेस्ट इज रीड और राइट टू द डेटाबेस सर्वर। हाँ, तो आप उसको, उसकी एपीआई को आप अलाउ करते हो एक्चुअली। नहीं, जैसे वो चीज मेरे को ये पूछना है, जैसे थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आ रहे हैं एप्लीकेशन सर्वर पर, राइट, कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, तो सम यूजर विल गेट द रीड इंफॉर्मेशन, सम यूजर विल डू सम राइट इंफॉर्मेशन, राइट। हम्म तो वो जो रीड और राइट ऑपरेशंस हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू होता है, बिकॉज डेटाबेस तो बैकएंड में रीड राइट जो सर्वर रहता है वो एक ही रहता है, राइट। करेक्ट। तो आप जो भी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन से आती है, उस रिक्वेस्ट को आप अपने डेटाबेस के साथ टैग करते हो और नहीं नहीं नहीं, ऑथराइज। मेरा क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन इज लाइक डेटाबेस में एक सर्वर होगा जो रीड राइट का होगा, बाकी रहेंगे सारे रीड ओनली में, राइट। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक सर्वर रीड नहीं राइट ऐसा में क्या करेगा। है, एक ही सर्वर रीड राइट रहता है, मल्टी और जो रेप्लिका सेट क्रिएट होता है बेसिकली बैकएंड में, राइट। हम्म, नहीं, मैं मतलब आप किस पॉइंट पे कहना चाह रहे हो? आप पहले कंप्लीट करो, फिर मैं समझता हूँ कि आप किस पॉइंट पे बोल रहे हो। आपका क्वेश्चन। मेरे को ये समझना है कि हम्म एप्लीकेशन सर्वर के अंदर ये फंक्शनलिटी होती है कि एक अगर रीड रिक्वेस्ट आ रही है तो मेरे को कहाँ ट्रांसफर करनी है, और राइट रिक्वेस्ट आ रही है तो डेटाबेस पे कहाँ पे ट्रांसफर करनी है, हाउ ये फंक्शनलिटी डेट एप्लीकेशन सर्वर में होती है नहीं होती है। हाँ, ये होती है। और जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है, वो एप्लीकेशन सर्वर जो है, आपका ऐप सर्वर जो है, वो जब डीबी से कम्युनिकेट करता है, तो डीबी पे जब वो चीज़ों को जाता है, तो आप अपनी प्रोग्राम में एपीआईज में लिखते हो। जैसे कि कोई यूजर आया, उसने लॉगिन किया, ठीक है। जब उसने लॉगिन किया तो उसने अपना आईडी डाला और मोबाइल नंबर डाला और पासवर्ड डाला। अब ये जो दो इनपुट हैं, उस इनपुट को लेके वो डेटाबेस के पास जाएगा कि भाई ये यूजर आईडी है, ये पासवर्ड है, इसको मैच करके मुझे यूजर का प्रोफाइल रिटर्न करो, राइट। तो वहां पे ये जो क्यूरी जाएगी डेटाबेस के पास, एज ए इनपुट क्यूरी जाएगी, एज ए रीड क्यूरी जाएगी, एज ए वो उस डेटाबेस के पास जाके ऑथेंटिकेशन करेगा और रिटर्न लेके आएगा क्या रिस्पॉन्स डेटाबेस से कि यस, यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज मैच, नाउ दिस इज द रिस्पॉन्स, ये यूजर की प्रोफाइल है, उसको रिटर्न करो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक तरह से आप किसी चीज को रीड भी कर रहे हो और डेटा आप फेच भी कर रहे हो, यानी कि इनपुट भी कर रहे हो, राइट। सो इनपुट में आप क्या कर रहे हो? इनपुट में आप दे रहे हो यूजर आईडी और पासवर्ड, और फेच क्या कर रहे हो? उसका प्रोफाइल, ठीक है। तो ऐप और डीबी के बीच में एक ऑथेंटिकेशन होता है, और वो ऑथेंटिकेशन होता है बेसिस ऑन इनपुट, वो इनपुट क्या लेके आ रहा है, राइट। तो अगर वो यूजर की प्रोफाइल की लॉगिन करने के लिए आ रहा है, तो उसको डेटा मिलता है, राइट। बट मान लो यूजर ने कोई ट्रांजेक्शन किया, कोई पेमेंट करी, तो वो फिर इनपुट कैसा आएगा? अपडेट के लिए, यानी कि राइट होने के लिए डेटाबेस में अपडेट होगा वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसने कुछ ट्रांजेक्शन किए हुए, ठीक है। तो एक ही तरह का कम्युनिकेशन नहीं होता है ऐप और डीबी के बीच में, डिपेंड करता है हाँ, आपका वही क्वेश्चन इनपुट है क्या मेरा। है। हम्म क्वेश्चन यही है कि सपोज ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ बहुत हैवी है, राइट, लाइक यू आर सेइंग हम्म paytm.com, राइट। तो हम्म मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं और मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट कम्युनिकेट करती हैं डेटाबेस से, तो मेरे को ऐसा करना है कि डेटाबेस का भी क्लस्टर है बैकएंड में, राइट। वहां पर एक सर्वर मेरा रीड राइट है, और मेरा और क्लस्टर बना रखे हैं डेटाबेस के जहाँ पर जो अदर सर्वर है वो रीड ऑपरेशंस करते हैं, राइट। हम्म तो हम्म अगर एक ही सर्वर पे सारी रिक्वेस्ट चली जाएगी तो डेटाबेस भी डाउन चला जाएगा, राइट, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी मेरी, करेक्ट। हम्म। तो इस केस में जब रिक्वेस्ट एप्लीकेशन से आ रही है तो हाउ आई एप्लीकेशन सर्वर विल नो कि डेटाबेस के अदर
जो रीड ओनली सर्वर्स है वहां मेरे को एप्लीकेशन, तो वो लॉजिक हम एप्लीकेशन सर्वर पर देखो रखते हैं या ये, डेटाबेस पर रखते हैं? हाँ मैं समझ गया, बट ये थोड़ा सा बहुत डिटेलिंग एप्लीकेशन आर्किटेक्टिंग होती है, जिसमें आप डेटाबेस जो बनाते हो वो बहुत तरह के डेटाबेस बनाते हो, राइट? जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको और इसमें क्लैरिटी मिलेगी आरडीएस जब पढ़ेंगे। बट आरडीएस या डेटाबेस में हम लोग एक ही पॉइंट पे बहुत सारे काम नहीं करते हैं। आपके डेटाबेस में रीडर राइटर ऐसे एंड पॉइंट होते हैं, जो कि एक एट ए टाइम कोई डेटाबेस सिर्फ रीडिंग का काम करेगा, कोई डेटाबेस आपको राइटिंग का काम करेगा, यानी कि एंड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ताकि आपका डेटाबेस जो है वो उस कंडीशन में ना पहुंचे जहाँ पे वो इरिस्पॉन्सिव हो जाए। ठीक है? तो इस तरह के आर्किटेक्चर को बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट सेटअप करना फॉर डेटाबेस, डेटाबेस को सेटअप करना इन टर्म्स ऑफ रीडर राइटर, राइट? सो ऐसे सेटअप किए जाते हैं जिसमें ऑलवेज ऑन आता है, क्लस्टरिंग आती है, ये सारी सर्विसेज लगाई जाती हैं, तब आपका डेटाबेस एक हाई परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट को परफॉर्म करने के लिए बिल्ड होता है, राइट? यहाँ तक ठीक जब है, आप दैट इज करेक्ट। हम्म बट द अगेन द क्वेश्चन इज द लॉजिक, हाउ एप्लीकेशन सर्वर विल डिसाइड कि मेरे को जब राइट ऑपरेशन हो रहे हो तो यहाँ भेजना है, रीड ऑपरेशन हो रहे हो तो अलग भेजना है? वो लॉजिक एप्लीकेशन सर्वर का अपना होता है या वी हैव टू राइट सम कोड इन द एप्लीकेशन सर्वर? दैट इज द हाँ, तो ये डायनेमिक कोडिंग होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन। अच्छा। एप्लीकेशन जो होता है, वो एप्लीकेशन एक एक तरह से डायनेमिक होता है, राइट? तो जैसे कि आप जो बोल रहे हो ना, वो एप्लीकेशन पे जब इनपुट आता है, एप्लीकेशंस यस। पे प्रोग्राम्ड होते हैं ये सारी चीजें, जिन्हें हम लोग बोलते हैं एपीआईज प्रोग्राम। ठीक है? वो एपीआईज प्रोग्राम डिटेक्ट करते हैं कि अगर इस तरह की चीज आएगी तो हमें किसके पास भेजना है, क्या करना है। वो जो प्रोग्राम होते हैं उनको आप बोल सकते हो वो टेम्पलेट प्रोग्राम्स होते हैं, राइट? जैसे कि एप्लीकेशन है, अब उसमें लॉगिन है, तो वो एक प्रोग्राम्ड है, राइट? किस तो ये पे नेटिव प्रोग्राम्ड है? फंक्शनैलिटी है? हाँ, नेटिव ये फंक्शन, फंक्शनैलिटी रहती है या फिर कस्टम फंक्शनैलिटी है एप्लीकेशन नहीं सर्वर नहीं, की? ये रेडीमेड फंक्शनैलिटी होती है, और ओके। आप रेडीमेड फंक्शनैलिटी की ईएक्सी डिप्लॉय कर देते हो प्रोग्राम सर्वर पे, ऐप सर्वर पे, और वो एक तरह से स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट बनाओ, आपको पता है कि वेबसाइट पे कितनी तरह की चीजों का मैं इनपुट लेके आगे जा सकता हूँ। एक एप्लीकेशन ही बनाओ आप और उसे एप्लीकेशन सर्वर पे रख दो, आपको पता होगा ना कि कितनी चीजें मुझे डेटाबेस तक के पास लेके जानी हो सकती है, राइट? उस चीज की पहले से प्रोग्राम बना के आप उस ऐप सर्वर पे रख देते हो, राइट? सो एप्लीकेशन सर्वर जो होते हैं उन पे टेम्पलेट प्रोग्राम्ड होते हैं, आप बना के उस पे पहले से रख देते हो। वो एपीआई बेस्ड प्रोग्रामिंग हो सकती है, राइट? जो कि आपके डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है, और उसे पता होता है कि मेरे पास कितने कम्युनिकेशन हो सकते हैं। आप एप्लीकेशन डेवलपर हो ना, आपको पता रहता है कि मैं कितनी चीजें डेटाबेस तक लेके जाऊंगा, पहले से पता होता है ना, राइट? तो वो पहले से आप प्रोग्राम करके ऐप सर्वर पे रख सकते हो, वो एपीआई बेस्ड प्रोग्राम कर सकते हो, जैसा भी है आपका। ठीक है? तो ये एप्लीकेशन आर्किटेक्टिंग है, जिसे आप और डिटेलिंग कर सकते हो, समझ सकते हो। जब आप एप्लीकेशन बनाओगे या होस्ट करोगे या डिप्लॉय करोगे, तो आपको थोड़ा सा इसमें और नॉलेज हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, मोस्ट ऑफ द चीजें ना टेम्पलेट प्रोग्राम्ड होती हैं ऐप सर्वर के ऊपर, और उसे पता होता है कि मुझे कितनी रिक्वेस्ट, कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट डेटाबेस पे कब लेके जानी है, वो सब कुछ, एवरीथिंग इज अलाइन। ठीक है? तो हम क्या कर रहे थे, हम टेम्पलेट बना रहे थे, राइट? सो टेम्पलेट में हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो ऑटो स्केलिंग सिस्टम मेरा होगा, तो किसको लेके आएगा नया सर्वर, राइट? तो हम यहाँ पे एक तरह से टेम्पलेट जो है वो बनाएंगे। तो ये आप ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे आपको एएमआई सेलेक्ट करनी है जो आपका बैकअप हुआ है, राइट? तो मैं इसको ना थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ताकि मेरा एएमआई वो डिटेक्ट कर ले। ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं ASG M1, और यहाँ पे हम उसे पूछते हैं कि मुझे वो EMI दे दो, माई EMI जो मैंने ली है। ठीक है? और यहाँ पे गोल्डन इमेज आपका आ जाएगा, ठीक है, जो आपने बैकअप लिया है।
ठीक। अब आप उसे बता सकते हो कि मुझे कौन सा इंस्टेंस चाहिए होगा ऑटो स्केलिंग में, यानी कि किस टाइप का इंस्टेंस चाहिए होगा। तो आप इस चीज को अभी भी बता सकते हो और बाद में भी बता सकते हो, राइट। तो ये आप एज ही छोड़ दो। वो ऊपर आ रहा है डोंट इंक्लूड इन लॉन्च मींस मुझे बस ईएमआई बता दो, बाकी की सारी चीजें आप कॉन्फ़िगरेशन में बता सकते हो, राइट। तो क्रिएट ए लॉन्च टेम्पलेट, ठीक है। ठीक है, ये आपने टेम्पलेट बना के रख लिया। इस टेम्पलेट में मैं आपने क्या काम किया, बस एक ही काम किया है कि आपने अपनी ईएमआई बता दी, जिस ईएमआई आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे हम बनाएंगे जो हमारे लिए कॉन्फ़िगरेशन का काम करेगा, राइट। यानी कि ऑटो स्केलिंग जब ग्रुप बनाएंगे तो हमारे को कौन सी कॉन्फ़िगरेशन रन करनी है, क्या उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना रहे हो, यानी कि ASG1। यहाँ पे वो टेम्पलेट ले रहे हो जो टेम्पलेट आपको चाहिए, यानी कि जो ईएमआई आपको चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईएमआई। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया जो आपको चाहिए आप यहाँ पे डाल दो ईएमआई। ठीक है, तो आप हम यहाँ पे ये वाली ईएमआई डाल देते हैं। ये कह रहा है मैं पहला ही वर्जन यूज कर रहा हूँ बिकॉज आपने एक ही बनाया है। हमने बोला नेक्स्ट। वो बोल रहा है कि आपको जो इंस्टेंस टाइप चाहिए वो कैसा चाहिए, राइट। कितना सीपीयू चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, कितना आपको मिनिमम मैक्सिमम की नीड है। तो आप यहाँ पे इंस्टेंस टाइप की रिक्वायरमेंट को मैनुअली भी ऐड कर सकते हो और इंस्टेंस का एट्रीब्यूट बेस पे भी कर सकते हो, राइट। तो आप यहाँ पे मैनुअल डाल सकते हो, आपको इंस्टेंस क्या चाहिए, यहाँ से इंस्टेंस टाइप ले सकते हो जो आपको चाहिए सर्वर में। तो सपोज करो आपका जो इंस्टेंस है वो अभी के डेट में T2 माइक्रो है, तो आप जो और नया इन्वायरमेंट भी बनाओगे उसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर लोगे, राइट। तो यहाँ पे भी आप T2 माइक्रो ले सकते हो, ठीक है, T2 माइक्रो। और आप एडिशनल सर्वर जो है वो छोड़ दो, राइट। तो यहाँ पे आप एज इट इज छोड़ दो। नेटवर्क कौन सा आप लोगे वो आप यहाँ पे बता दो। तो सिंपल सा है, हम 192.168 का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो हमें उसी नेटवर्क में अपना नया सर्वर चाहिए जिसका वीपीसी क्या है, कॉर्पोरेट। तो आप यहाँ पे कॉर्पोरेट ले लो। सबनेट वही लोगे जिस सबनेट में आपको चाहिए। ये सबनेट कौन से में चल रहा है आपका, पब्लिक सबनेट में। तो यहाँ पे भी आप क्या ले लोगे, पब्लिक सबनेट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दो चीजों का सिलेक्शन किया है। एक, आपको जो नया सर्वर चाहिए वो कौन सा चाहिए, और आपने यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू डाल दी, राइट। कि आपको जो नया इंस्टेंस चाहिए होगा वो इंस्टेंस आपको T2 माइक्रो चाहिए होगा, राइट। तो यहाँ पे आप इन साइज को भी चूज कर सकते हो कि नया इंस्टेंस अगर ये फ्लेक्सिबल चाहिए तो चाहिए, नहीं तो आप जो चाहिए उसे आप रख सकते हो फिक्स्ड, कि मुझे इससे ऊपर का सर्वर नहीं चाहिए। तो T2 माइक्रो आप उसको बता सकते हो कि मुझे इसी फैमिली के सर्वर्स की जरूरत होगी, राइट। अब आप यहाँ पे इंस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हो, राइट। जो भी आप ले रहे हो सर्वर वो सारे के सारे ऑन डिमांड है। मींस ऑन डिमांड का मतलब ये होता है आप जितना यूज करोगे उसका पैसा दोगे, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कर लो। आप देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो। आपने ऑटो स्केलिंग को ये तो बता दिया कि मुझे क्या चाहिए, उसका कैपेसिटी, उसकी साइजिंग क्या होगी, ये दो चीज तो आपने बता दी।
तीसरी चीज वो ये पूछ रहा है कि आप इस ऑटो स्केलिंग को किसके साथ अटैच करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई मैं, मेरे पास ऑलरेडी कल मैंने लोड बैलेंसर बनाया है, उस लोड बैलेंसर के साथ आप अटैच कर दो। ठीक है, तो वो बोलेगा कि जैसे लोड बैलेंसर के साथ आपको अटैच करना है, तो वो लोड बैलेंसर जो भी हो, मुझे ये बता दो कि किस टारगेट ग्रुप के साथ आपको ये सर्वर चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप जो हमने कल बनाया था TG1, जिसके अंदर सर्वर रजिस्टर्ड किए थे, उसके अंदर हम ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, हेल्थ चेक का सेम बिहेवियर है, जैसा कि वो हर एक 5 मिनट में सर्वर से बात करता है, देखता है कि भाई वो जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सेम बिहेवियर है। आप इसको नेक्स्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो चीज आ रही है वो ये पूछ रहा है कि आपकी प्लानिंग क्या चल रही है ऑटो स्केलिंग को लेके। कितने मिनिमम सर्वर आप सोच रहे हो, कितने मैक्सिमम सर्वर सोच रहे हो, कितना आप लेके चल रहे हो। राइट, तो आप वो वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो। तो देखो, कम से कम एक सर्वर तो आपको लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको कोई भी चीज 24 घंटे चलानी है तो एक सर्वर तो आपको चाहिए ही होगा। राइट, बट कभी के डेट में आप सोचो कि यार CPU यूटिलाइजेशन कम ही नहीं हो रहा है और सर्वर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, ऐसे तो 100 सर्वर बन जाएंगे। राइट, तो आप एक लिमिट सेट कर सकते हो कि इतने से ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, इतने से ज्यादा मुझे ऑटोमेटिक सर्वर नहीं चाहिए। और आप यहाँ पे डिजायर्ड में क्या डाल सकते हो, मैक्सिमम 3 से ज्यादा नहीं जाए, मिनिमम एक चलता रहे, और 2 सर्वर मेरे प्लानिंग में कॉन्टिन्यूसली चलते रहें। ठीक है, तो एक से नीचे नहीं जाएगा, 3 से ऊपर नहीं जाएगा, और 2 हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, आप इस पॉलिसी को लेके कंटिन्यू कर सकते हो। आपकी जो चीज है वो बढ़ेगी कब, राइट, मींस आपका नया सर्वर कब आए। तो आप ये बोल सकते हो कि मेरा नया सर्वर तब आए जब मेरे सर्वर का यूटिलाइजेशन जो है वो 50% से ऊपर जाए, तो मेरे लिए नया सर्वर आ जाए। ठीक है, मींस आप जैसे ही CPU सर्वर, आपके सर्वर्स के CPU 50% से ऊपर जाएंगे, और वो 50% के CPU 5 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली 50% रहेगा, तो 5 मिनट बाद आपका नया सर्वर आपके ऑटो स्केलिंग में, यानी कि आपके टारगेट ग्रुप में आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपके सर्वर में ऐड हो जाएगा। राइट, तो आप यहाँ पे एक तरह से सेम चीज कर रहे हो, मींस 50% अगर CPU इसके नीचे रहता है 5 मिनट तक, तो आपका स्केलिंग भी हो जाएगा। यानी कि अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर दोगे, तो आपका सर्वर जो आएगा वो बाहर नहीं जाएगा, यानी कि निकलेगा नहीं। तो आप इस ऑप्शन को अनचेक रखिए एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपने एक बार ही बता दी तो एक बार ही बता दी, अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने जो यहाँ पे वैल्यू डाली है, कौन सी, मिनिमम मैक्सिमम की जो वैल्यू डाली है, उस वैल्यू के हिसाब से अभी आपका एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यानी कि वो आपके ऑटो स्केलिंग में 2 सर्वर मिनिमम चला देगा। राइट, तो देखो, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको देखते हैं, और इससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास कौन सा टारगेट ग्रुप है। अब इस टारगेट ग्रुप में आपने ऑटो स्केलिंग को अटैच किया है। राइट, सो अब आप देखोगे तो उस टारगेट ग्रुप में कितने सर्वर चल रहे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, एक सर्वर चल रहा है इस टारगेट ग्रुप के पास। ठीक है, बट जैसे ही आप ये ऑटो स्केलिंग बनाओगे, यहाँ पे क्रिएट करोगे,
आपके जो वैल्यूज हैं वो बढ़ जाएंगे, बिकॉज आपने मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज कितना डाला है? 3 2 1। 3 हाईएस्ट, एक मिनिमम और 2 एवरेज, तो 2 सर्वर आपका क्या बोल रहा है ये? Cannot add same instance, override more than once, remove this duplicate and हम्म हम्म। तो इसमें हमने ये सेट किया 50% से ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा तब ये पॉपअप होगा, हाँ राइट सर्वर? हाँ, वो ओके। वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। ओके। Add one or more instance type. Any of the instance type may be launched to fulfill your desired capacity। अच्छा, वो बोल रहा है कि दोनों सेम मत रखो। सो T2 माइक्रो है तो T2 स्मॉल कर दो। ठीक है। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। बट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट को रखी है हमने यहाँ पर, सेम ही रहनी चाहिए, राइट? हाँ, वो सेम रख सकते हो, पर वो एक बोल रहा है कि अगर ये केस इन केस मेरे पास T2 माइक्रो की शॉर्टेज हो जाए। T2 माइक्रो क्या है आपका? T2 माइक्रो है आपका फ्रीवेयर। तो वो बोल रहा है कि अगर ये फ्रीवेयर ना मिले तो मैं क्या करूंगा? तो मैंने उसको बोला कि अगर ना मिले तो तुम T2 स्मॉल में भी ले सकते हो, ऐसे आप सीरीज बना सकते हो उसमें। क्योंकि क्लाउड टेक्नोलॉजी में किसी चीज की अवेलेबिलिटी कम हो सकती है और बंद भी हो सकती है, राइट? क्योंकि पीछे आपको क्लाउड क्या देता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो दे रहा है। वो ये बोल रहा है कि T2 माइक्रो अगर मेरा फ्रीवेयर है, बहुत सारे हजारों करोड़ों लोग फ्री साइन अप करके ये सीरीज यूज करते हैं, अगर ये अवेलेबल ना हो तो मैं आपके साथ क्या करूंगा? फिर तो उस समय आपको मैं नया सर्वर नहीं दे पाऊंगा। तो आप नेक्स्ट ऑप्शन मेरे को क्या दे रहे हो, राइट? तो वो पूछ रहा है आपसे, तो आप उसमें सिमिलर ऑप्शन मत रखो। वो बोल आपकी, देखो, आपके इन्वायरमेंट को वो सेफ गार्ड कर रहा है, राइट? करेक्ट। भाई, हो सकता है ये इंस्टेंस मेरे पास अवेलेबल ना हो, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो आप उसको नेक्स्ट लेवल का बता दो। ये ठीक ऑप्शन है, ये पहले नहीं आ रहा था, अब इन्होंने नया ऐड किया है। इनको तो प्रॉब्लम इसका हुई मतलब ये होगी। हुआ, कि एक एक सर्वर मेरा T2 माइक्रो से चल रहा है और दोबारा उसको T2 माइक्रो ना मिली तो वो T2 हाँ, मीडियम ले लेगा फिर। करेक्ट। हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ये अपडेटिंग। अब आप इस टारगेट ग्रुप को देखोगे, तो इस टारगेट ग्रुप में एक सर्वर है, राइट? तो आपने क्या वैल्यू डाली थी? मैं आपने ये वैल्यू डाली थी, एक मिनिमम, 2 डिजायर्ड और 3 मैक्सिमम। ठीक है। तो आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपके पास एक तो पहले से आपने ऐड किया था मैनुअली, वो चल ही रहा है। आपने 2 सर्वर और इसमें ऐड कर दिया, राइट? तो आपके 2 सर्वर और इसमें ऐड हो गए। बट ये स्टेटस क्या आ रहा है आपका? अनहेल्दी। मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ा है, आपका ऐप सर्वर बात नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हमें ये देखना होगा क्यों नहीं बात कर रहा है, राइट? पर मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ, देखो अपने आप सर्वर आ गया। ठीक है। हमने ऐड नहीं किया, हमने मैनुअली ऐड नहीं किया। पहले कितना था? एक। वो कैसा था? मैनुअली हमने उसको इसमें रजिस्टर्ड किया था। बट ऑटो स्केलिंग ने क्या कर दिया? अपने आप 2 सर्वर लेके आया इमेज से, साइजिंग वो, और इसने इंसर्ट कर दिया। ठीक है। तो सर ये सबका जोन सेम रहेगा, उसको अलग जोन में नहीं रख सकते? रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कि आपको बस बताना होगा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में कि आप किस जोन में अपना सर्वर रखना चाहते हो। ठीक अच्छा। है। ऐसा नहीं है कि जोन एक ही हैगा, आप दो भी रख सकते हो, बट आप लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में आपको उसे बताना होगा कि आप किस जोन में नया सर्वर लॉन्च करना चाहते हो। ठीक है। ओके।
तो अब आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे इंस्टेंस के जो नंबर्स हैं वो 1 से 3 हो गए होंगे, राइट? तो अगर आप इंस्टेंस सेक्शन भी देखोगे, ठीक है, यहाँ पे एक सर्वर चल रहा है, बाकी के 2 सर्वर आपके T2 माइक्रो हार्डवेयर हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को एक चीज जो दिखा रहा है, ये वो दिखा रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि ये क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, तभी ये सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। अब ये अनहेल्दी क्यों आ रहा है, ये हम देखेंगे क्यों आ रहा है। ठीक है, तो मुझे एक चीज का डाउट है कि इसने सिक्योरिटी ग्रुप क्या लिया है। तो इसने डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लिया है, राइट? इट मीन्स हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो करेक्ट नहीं है, राइट? तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो। यानी कि लॉन्च टेम्पलेट में आपको सिक्योरिटी ग्रुप बताना होगा ताकि वो सही सिक्योरिटी ग्रुप को ले। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे बताएंगे? ऑटो स्केलिंग ग्रुप EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इस ग्रुप में ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि हमारे इस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने डिटेल ली है उसमें सिक्योरिटी ग्रुप उसने क्या लिए। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप तो बता दिया, कैसे लॉन्च टेम्पलेट में आके हमने उसे ये बोला कि आपको जो सिक्योरिटी ग्रुप यूज करना है वो सिक्योरिटी ग्रुप हम जो बताएंगे उसे यूज करना है, राइट? तो हमने क्या किया, एक्शन में मॉडिफाई, और यहाँ पे हमने इस टेम्पलेट को ये बता दिया कि आपको जो सिक्योरिटी ग्रुप यूज करना है जब भी नया सर्वर लाओगे वो कौन सा करना है, राइट? तो हमने यहाँ पे नीचे यहाँ पे गाइड कर दी कि आप जब भी इस मशीन को लेके आओगे, राइट, तो मेरे को आप जो सिक्योरिटी ग्रुप यूज करोगे वो ये करोगे। ठीक है,
अब इसके पास कितने लॉन्च टेम्पलेट हो गए? एक ही है। ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? हमें जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है उसमें वैल्यू जीरो जीरो करना होगा, क्योंकि जो वैल्यूज हम जीरो जीरो कर देंगे तो जो ये लेके हमें अभी दिया है उसको ये डिलीट कर देगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करो, एक्शन में एडिट कर लो और यहाँ पे जीरो जीरो डाल दो। उससे क्या होगा? जो ये लेके आया है उसको ये खुद ही डिलीट कर देगा। ठीक है। अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इंस्टेंस में ये निकलने लगेंगे। नहीं, ये निकल जानी चाहिए। हाँ। अच्छा, अपडेटिंग कर रहा है कैपेसिटी। तो ये क्या करेगा? इंस्टेंस, ये जितने भी आपने जीरो जीरो डाले, ये जितने भी इसने बनाए हैं उन सबको हटा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिविटी में क्या करने वाला है। तो ये क्या कह रहा है? मैं ड्रेनिंग के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, यानी जो सर्वर में लाया हूँ वो ड्रेनिंग करने के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। किसको? ईएलबी को। ईएलबी किसको इंस्ट्रक्शन देगा? टारगेट ग्रुप को। टारगेट ग्रुप के पास जो सर्वर है वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा जीरो जीरो जीरो। राइट। तो आप एक ट्रैकिंग भी कर सकते हो कि ये क्या कर रहा है। तो अभी ये ड्रेनिंग इन प्रोग्रेस है। ठीक है। तो आप इंस्टेंस को अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, आपको ये देखना हो क्या चल रहा है टारगेट ग्रुप में। आप इसको यहाँ से रिफ्रेश कर दो। यहाँ क्या आ रहा है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब इनको जो काम मिला है वो काम ये करके और निकल लेंगे इस ग्रुप से बाहर, चले जाएंगे। तो ट्रेनिंग का मतलब ये होता है किसी चीज को झटके में खींच लो, और किसी चीज को खींचने से पहले उससे पूछो कि भाई तुम्हारे पास कोई काम पेंडिंग तो नहीं है। वो बोलेगा नो, आई हैव नो पेंडिंग वर्क्स, तो आप वो इमिडिएटली बाहर आ जाएगा। और वो बोलेगा नहीं, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ काम पड़ा है। तो आप बोल रहे हो जो भी तुम्हारे पास काम पड़ा है उसको करके और आ जाओ। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? लेट यू फ्री आफ्टर कंप्लीटिंग योर जॉब। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप किसी ग्रुप से बाहर निकल रहे हो, और आप बाहर निकलने से पहले आपके पास जो पेंडिंग वर्क है उसे कंप्लीट करके निकल रहे हो। हम यहाँ क्या करेंगे? थोड़ा सा वेट और करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ट्रेनिंग ही चल रहा है।
ठीक है। सो ऑटो स्केलिंग में आपको जो भी चीज होती है वो आपकी दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक, आप कौन सा टेम्पलेट ले रहे हो, और दूसरा, आप उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हो। ये जो चीज है आपकी, वो अटैच हो जाती है कहाँ? आपके सर्विस के साथ। यानी कि आप अपना ऑटो स्केलिंग अटैच कर सकते हो कहाँ? ईएलबी के साथ, राइट। सो ईएलबी के साथ आप इस सर्विस को अटैच कर सकते हो। किसको? ऑटो स्केलिंग को। यानी कि ऑटो स्केलिंग जो है आपका एक तरह से अटैच हो जाता है ईएलबी के साथ, और ईएलबी जो है वो इंस्ट्रक्शन दे देता है किसको? नेक्स्ट लेवल पे आपके टारगेट ग्रुप को, जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। तो इस तरह से काम होता है जिसमें आप अपना इन्वायरमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो जैसे ही वो सीपीयू का यूटिलाइजेशन 50% से डाउन होगा 5 मिनट तक, वो आपका एक सर्वर निकाल देगा। फिर देखेगा सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% डाउन, एक सर्वर निकाल देगा। वो तब तक निकालता रहेगा जब तक उसका मिनिमम मैच ना कर जाए। यानी कि मिनिमम पे आके वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, फिर वो नहीं निकालेगा सर्वर को बाहर। ठीक है। तो बेनिफिट क्या होगा इससे आपका? आप अपने इन्वायरमेंट को ऑटोमेट कर सकते हो, राइट। सो बेनिफिट ऑफ ऑटो स्केलिंग इज व्हाट? आपको मैनुअल कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। पता चला आप सैटरडे संडे कहीं बाहर हो, आपका इन्वायरमेंट ओवर यूटिलाइज हो रहा है, ट्रैफिक ज्यादा आया, आप इस चीज को ऑटोमेटेड पायलट मोड में छोड़ सकते हो, ये बता के कि आप अपने हिसाब से जो भी यूटिलाइजेशन मैच करे, नए सर्वर्स को ऐड करते जाओ। यूटिलाइजेशन डाउन जाए, नए सर्वर जो आए हैं उनको बाहर निकालते रहो। तो इस तरह से मैनुअल वर्क जो आप कर रहे थे पहले, एक एक करके नया सर्वर ला रहे थे, अब आपको यहाँ पे मैनुअल वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। आपको सिंपली चीजों को क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है, राइट। सो मैनुअल वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, एवरीथिंग इज ऑन व्हाट? ऑटोमेटेड वे में है। ठीक है। सो ऑटोमेटेड का मतलब ये हुआ कि अब आपको आपके यूटिलाइजेशन के हिसाब से चीजों को ऑटोमेटिक अलाइन कर दिया है। वो कंडीशन मैच होगा, आपका एनवायरनमेंट अप हो जाएगा। कंडीशन मैच नहीं होगा, आपका एनवायरनमेंट डाउन हो जाएगा। तो आप अब इस चीज को अपने ऑटो पायलट मोड पे छोड़ सकते हो, एंड आपको मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो आप धीरे अब देखोगे तो हो सकता है कि वो ट्रेनिंग में भी हो सकता है कंप्लीट हो गया हो, या कुछ टाइम लगे, तो उसने ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी, यानी कि बाहर सर्वर्स को निकाल दिए, राइट। अब आप देख लो यहाँ पे इंस्टेंस सेक्शन में कितने दिखा रहा है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है टर्मिनेटेड, यानी कि जो दो सर्वर उसने ऑटो स्केलिंग ने दिए आपको, आपको उसने टर्मिनेट कर दी। ठीक है। बट अब आप क्या कर सकते हो? आप इस ऑटो स्केलिंग की वैल्यूज को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। यानी कि अब आप इसका जो ऑटो टेम्पलेटिंग है, वो वर्जन जो है आप लेटेस्ट वाला ले लो, क्योंकि उसी में आपने सिक्योरिटी ग्रुप ये सब मॉडिफाई किया है। ये कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है? तो हमने यही लिया था। तो जब भी आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप में चेंज करते हो, आपके पास एक वर्जन मेंटेन होता है, राइट। तो आप इसको बता दो कि अब तुम्हें जो वर्जन यूज करना है, ऑटो स्केलिंग का यही टेम्पलेट यूज करना है, पर लेटेस्ट वर्जन यूज करना है। लेटेस्ट वर्जन क्यों? क्योंकि आपने उसमें सिक्योरिटी ग्रुप को डिफरेंट कर दिया था, राइट। तो आप इसमें क्या कर सकते हो? 3 वर्जन ले लो, और आप इसको नेक्स्ट कर दो, अपडेट। सॉरी, मेरे को वैल्यू चेंज करने थे। तो 2 विल बी डिजायर्ड, या 1 विल बी डिजायर्ड, या 2 ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। ठीक है। इस वैल्यू के साथ आप कर सकते हो।
ठीक है। सो अब इस वैल्यूज के हिसाब से अपडेट करता रहेगा, राइट। तो देखो, ऑटो स्केलिंग में दो चीजें और होती हैं। एक होता है, आप जो अपने इन्वायरमेंट को बढ़ा सकते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिडिक्टिव स्केलिंग, राइट, प्रिडिक्टिव। सो प्रिडिक्टिव स्केलिंग का मतलब है, अगर आपको पहले से पता है, राइट, अनुमान आप लगा चुके हो, पहले से आपको आइडिया है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रिडिक्टिव स्केलिंग होती है, शेड्यूल्ड स्केलिंग होती है। यानी कि शेड्यूल्ड का मतलब ये है, आपको मंडे को कुछ और इंफ्रा चाहिए, वेडनेसडे को कुछ और इंफ्रा चाहिए, इस टाइम पे कुछ और इंफ्रा चाहिए, उस टाइम पे कुछ और इंफ्रा चाहिए। प्रिडिक्टिव स्केलिंग मीन्स आपको पता है वेडनेसडे को आपकी कंपनी कैंपेन कर रही है, सेल्स कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, आप पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हो, मीन्स प्रोएक्टिव स्केलिंग भी कर सकते हो, राइट। तो ये सारे ऑप्शन आपको स्केलिंग में मिल जाते हैं, जिसमें आप प्रोएक्टिव, प्रिडिक्टिव, शेड्यूल्ड, इस तरह की चीजें अगर आपको पहले से पता है, तो आप स्केलिंग का वेट क्यों करोगे, राइट। सो ऑटोमेटिक स्केलिंग में भी आपके पास ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आप अपनी स्केलिंग को डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी स्केलिंग करनी है, राइट। सो डायनेमिक स्केलिंग हमने अभी किया है, जिसमें हमने कंडीशन के बेस पे सीपीयू अगर 50% से ऊपर जाएगा तो स्केलिंग हो जाए। आप सेम चीज प्रिडिक्टिव कर सकते हो, यानी कि प्रिडिक्टिव का मतलब है ट्रेंड कैसा चल रहा है, राइट, वो भी आप बना सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे मंडे को कुछ और करना है, ट्यूसडे को कुछ और करना है, तो आप शेड्यूल्ड स्केलिंग भी कर सकते हो। इस स्केलिंग में आपके पास क्या ऑप्शन आ जाता है, किस टाइम पे कब कितना और क्या चाहिए, आप यहाँ पे टाइम के हिसाब से, दिन के हिसाब से सेट कर सकते हो चीजों को। वो होता है शेड्यूल्ड, ठीक है। तो आपको लगता है नहीं, मुझे हर एक 30 मिनट में कोई चेंज करना है, या आपको लगता है नहीं, मुझे इस टाइम पे करना है, तो आप इन सारी वैल्यूज को लेके भी स्केलिंग को परफॉर्म कर सकते हो, राइट। आप ट्रेंड के बेस पे कर सकते हो, ट्रैफिक कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, किस बेस पे है, यूटिलाइजेशन के बेस पे है, आप इस बेस पे भी प्रिडिक्टिव स्केलिंग कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप प्रिडिक्टिव स्केलिंग देखोगे तो आपको वो बता रहा है कि किस बेस पे मैं इन स्केलिंग्स को करूँ, क्या सीपीयू मैट्रिक्स हो। आप यहाँ पे नेटवर्क के बेस पे भी यूटिलाइजेशन को बढ़ा सकते हो। आप लगता है एप्लीकेशन पे जो रिक्वेस्ट आ रही है लोड बैलेंसर पे, अगर वो काउंट बढ़ता है तो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ जाए। तो इन सारे पैरामीटर्स के बेस पे कंडीशन लगा के आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हो, राइट। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं ऑटो स्केलिंग के अंदर, राइट। तो इतने ऑटो स्केलिंग, यानी कि अगर आप देखोगे तो आपके पास शेड्यूल्ड है, प्रिडिक्टिव है और डायनेमिक है। ये तीन तरह की स्केलिंग है। बट आप इसमें, अगर इन्वायरमेंट आपको पहले से पता है, जैसे कि 5 बजे ट्रैफिक आएगा या 10 बजे ट्रैफिक आएगा, तो आप 10 बजे से पहले 2 मिनट 5 मिनट पहले भी आप इस वैल्यूज को मैन्युअली मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोएक्टिव स्केलिंग, यानी कि आपको पता है कि 11 बजे से ट्रैफिक आएगा, तो क्यों ना 10 मिनट पहले इस इन्वायरमेंट को खड़ा कर दिया जाए, राइट। तो इस तरह की स्केलिंग आपको क्या होगा, प्रोएक्टिव स्केलिंग के अंदर चला जाएगा, राइट। तो स्केलिंग अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने एप्लीकेशंस, अपने इन्वायरमेंट को अपने यूटिलाइजेशन के बेस पे अपने आप बढ़ा सकते हो, आपको मैन्युअली बैठे रहने की जरूरत नहीं। सो ये है ऑटो स्केलिंग आपके लिए, राइट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो डायनेमिक, और एक और है जो आप बोल सकते हो प्रोएक्टिव, ठीक है। तो इन चार तरीकों से आप अपने ऑटो स्केलिंग को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, आया समझ में थोड़ा बहुत। यस सर। और ये यूज होता है बहुत ज्यादा, राइट। सो ऑटो स्केलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप आराम से बैठे हो, आपका एनवायरनमेंट आराम से चल रहा है, ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा बढ़ गया, कम आ रहा है तो हट गया। तो ये एक तरह से एक ऑटोमेशन सिस्टम है,
राइट, जिसमें ऑटो पायलट करके छोड़ दो, आपको मैनुअली ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यस सर। ठीक है, सो इसको तो इसका कॉस्ट में क्या इफेक्ट रहता है नॉर्मली? देखो, कॉस्ट में आपका ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मींस कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाता है यहाँ पे। आप बहुत सारी चीजों पे कंट्रोलिंग नहीं करते हो, राइट। सो ऑटो स्केलिंग की कॉस्टिंग कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, वेरी नॉमिनल है, राइट। सो कॉस्टिंग प्रोस्पेक्टिव से ये बिलो टू एवरेज है, इसकी कोई बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। बस दो ही चीज की तो कॉस्टिंग है, आप टेम्पलेट बना के रख रहे हो, वो EMI है। कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन की क्या कॉस्टिंग होगी, कुछ नहीं। तो एक तरह से ASD की इतनी कोई कॉस्टिंग होती नहीं है, राइट। थोड़ा मोड़ा कॉस्टिंग होता होगा जिसमें आप प्रिडिक्टिव स्केलिंग, शेड्यूल्ड स्केलिंग, ये सारी चीजें करते होंगे, बट बहुत नॉमिनल होता है, बहुत लोअर टू नॉमिनल। ठीक है। बट एक चीज है इसमें कि आप जो EMI बना के रखते हो, राइट, किसी जी। आप EMI जो आपने ये टेम्पलेट बना के रखा हुआ राइट है, राइट। कल की डेट में अगर आपका एप्लीकेशन टीम कुछ चेंज कर दे अपने टेम्पलेट में, यानी कि, तो उनको ये टेम्पलेट जो है ना वो अपडेट करना पड़ेगा, राइट। राइट। अगर वो कुछ चेंज कर देते हैं, यानी कि मान लो लॉगिन का एल्गोरिदम चेंज कर दिया, राइट, या कुछ ऐसा कुछ डिजाइन चेंज कर दिया है, कंटेंट चेंज कर दिया ऐप सर्वर का, तो ऐप सर्वर की चीज में, यानी कि आपकी वेबसाइट में कोई भी चेंज होगा, आपकी ऐप में कोई भी चेंज होगा, तो हर बार आपको ये जो इमेज है ना टेम्पलेट चेंज करना। वो अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए आपको गोल्डन इमेज बोला जाता है, यानी कि एप्लीकेशन सर्वर में देखो बहुत रेयरली कुछ चेंज होता है तो होता है, अदरवाइज चेंज नहीं होता है। बट जब भी चेंज होगा, आपको अपना वर्जन्स ऑफ क्या टेम्पलेट अपडेट करना पड़ेगा, राइट। सर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इंस्टेंस टाइप क्या रखते हैं बेसिकली? यहाँ जैसे T2 स्मॉल रखा है हमने। हाँ, तो ये तो आप आपकी एप्लीकेशन आर्किटेक्ट रिक्वायरमेंट। बताएगा ना कि क्या रखना है। भाई उसको अपनी गाड़ी चलानी है तो वो बताएगा ना मुझे किस टाइप का फ्यूल चाहिए। ठीक है। तो आपको ये हेडेक आपके पास नहीं होता है मोस्टली, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट बनते हो तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है। वो आपको एप्लीकेशन आर्किटेक्ट बताता है कि मुझे अपनी चीज को चलाने के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा वो आप डिसाइड करो, राइट। हो सकता है लेटेस्ट क्या चल रहा है उस समय, उसकी मैचिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हो सकता है वो ऐप सर्वर मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड हो सकता है वो ऐप सर्वर CPU ऑप्टिमाइज्ड हो। तो इन सारी कंडीशंस के बेस पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसाइड करोगे। ठीक है। राइट। कर लें नया टॉपिक राउट 53 या उसको फिर नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करेंगे सर। नेक्स्ट टाइम करते हैं नेक्स्ट सर, नेक्स्ट टाइम करते हैं। नेक्स्ट टाइम करते हैं सर। हाँ, थोड़ा सा आज वो भी है, क्या बोलते हैं, अष्टमी। फर्स्ट में आज पूजा बहुत भी सारे है। रिक्वेस्ट आए हैं आज के लिए, तो मैंने कहा चलो आज मैं ज्यादा नहीं कवर करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कम कर सकता हूँ। जी। तो नेक्स्ट सेशन में राउट 53 और क्लाउड वॉच करेंगे। हम्म। और मैं आपको थोड़ा सा रोड मैप बता दूं कि हम लोग कैसे जाएंगे। तो इसका देखो, अब सर्टिफिकेशन हमारे पास करने को अभी बहुत कुछ है, राइट। सो ये जो सेशन है आपका, नेक्स्ट में हम लोग जो सैटरडे आएगा उसमें हम लोग पहला टॉपिक करेंगे राउट 53। ठीक है। तो राउट 53 करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्लाउड वॉच। ठीक है, ये मॉनिटरिंग का है और ये DNS का है। ठीक है।
ठीक है, ये अच्छा। मॉनिटरिंग एंड इन डीएनएस है। संडे को जो हम लोग करेंगे वो हम लोग कर सकते हैं ये लोग स्टेज पे भी खेल लेते हैं ये लोग। नहीं उस दिन ओरिएंटेशन आरडीएस। था ना, तो बच्चों के लिए स्टेज पे जाना था बस, तो तो आरडीएस हम कर लेंगे और पैंट आरडीएस के बाद हम यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये सैटरडे संडे हमारा हो जाएगा आरडीएस एंड क्लाउड फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो हम लोग रखेंगे वो रखेंगे एसएनएस और माइग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे और संडे को हम लोग करेंगे फोर एंड फाइव VPN। नवंबर के बाद। हाँ, VPN will be our last sessions, ठीक है। तो लेमडा फंक्शन एसएनएस में कवर हुआ क्या? हाँ, लैम्डा इज वन विच लेफ्ट। सो लैम्डा हम लोग नेक्स्ट में कर सकते हैं क्योंकि राउट 53 इतना बड़ा नहीं है। सो लैम्डा एंड क्लाउड वॉच विल बी कंप्लीटेड। तो लैम्डा को मैं क्लाउड वॉच, हाँ लैम्डा हम कर सकते हैं सैटरडे, ठीक है। इसका सर्टिफिकेशन के लिए तैयारी करनी है तो कैसे करेंगे? हाँ, तो इसके Start लिए कैसे? फिर मैं आपको एग्जाम डम्स जो है आपको दूंगा मैं। उसके बाद आपको एग्जाम डम्स हो गया, कुछ इंटरव्यू प्रैप हो गए, ये सब मैं आपको दूंगा, राइट। तो आपको ये मिलेगा। डम्स की वैलिडिटी कितने दिन की होगी? ये हमेशा आपके पास रहेगा जब तक कोई एग्जाम का कोड ना चेंज हो जाए, वर्जन ना चेंज हो, तब तक आपके पास ये रहेगा, थैंक यू सर। ठीक है। तो ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा। बाकी मैं ग्रुप्स पे भेजता रहूंगा और कोई लेटेस्ट आएगा तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलो, ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू।